नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ पीएससी मुख्य परीक्षा के चौथे प्रश्न पत्र के भाग द्वितीय के बारे में, जो बैंकिंग और आयकर से संबंधित टॉपिक है उसके बारे में हम लोग क्या किए थे, अध्ययन किए थे, पढ़े थे। और पिछले ही वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरीके से बचत बैंक खाते में ब्याज की गणना की जाती है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि सावधि जमा खाते में यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में किस तरीके से ब्याज की गणना जो है की जाती है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना कैसे की जाती है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हम देखेंगे कि किस तरीके से इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना को बताने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम देखे थे कि बचत बैंक खाते में जो ब्याज की गणना की जाती है वो साधारण ब्याज मतलब उसमें निकाला जाता है। यानी कि जो हमको बचत बैंक खाता है उसमें ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज मिलता है। लेकिन ये जो सावधि जमा खाता है यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, इस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो ब्याज हमको मिलता है वो साधारण ब्याज ना मिल करके चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें जो ब्याज की हम गणना करेंगे वो किस तरीके का करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हम करेंगे, क्योंकि सावधि जमा खाते में जो ब्याज हमको मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो यदि आप प्री की क्लास में कहें या व्यापम की क्लास में कहें, यदि आप पढ़े होंगे किसको, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यदि आप पढ़े होंगे ठीक तरीके से, ठीक ठाक तरीके से, तब की स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना यानी कि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना करना बहुत ही आसान होगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तब की स्थिति में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि इससे जो आने वाले प्रश्न हैं आपसे बन जाएं। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है कि हम प्री में ना पढ़ें और डायरेक्ट मेंस में पढ़ें। प्री में डेफिनेटली आप लोग पढ़े होंगे। तो मैं एक चीज़ और रिमाइंड कराना चाहूँगा कि सावधि जमा खाते में जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, जो अमाउंट होता है, उसका फार्मूला भी डेफिनेटली आपको पता होगा। मूलधन 1+r अपॉन 100 टू द पावर n, जहाँ a बराबर हम जानते हैं मिश्र धन है। मिश्र धन बोलने का मतलब है जो मूलधन और साथ में ब्याज जो जुड़ के आता है। P बराबर भी हम जानते हैं कि P क्या होता है, मूलधन होता है जितना हम डिपॉजिट करते हैं। R बराबर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दर होता है। और N बराबर अभी फिलहाल हम मान के चलते हैं कि समय होता है। हालांकि समय होता नहीं है, लेकिन अभी मान के चलना है कि समय होता है। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये समय है कि नहीं है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है कि यदि हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना हो तो सभी जानते हैं कि मूलधन फिर ब्रैकेट में 1+r अपॉन 100 टू द पावर n होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम आगे सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग 4 तरह के प्रश्न पढ़ेंगे अलग अलग। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वार्षिक गणना पर आधारित। यदि ब्याज की दर वार्षिक दी गई है और हमको वार्षिक गणना ही निकालना है, तब की स्थिति में हम जो प्रश्न आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा हम देखेंगे छमाही गणना पर आधारित क्वेश्चन। छमाही गणना करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे तिमाही गणना पर आधारित। क्वार्टरली जब निकालना होगा, हाफ ईयरली निकालना होगा या ईयरली एनुअली निकालना होगा, तब की स्थिति में। और चौथे टाइप का जो क्वेश्चन देखेंगे, गणना तो वार्षिक ही रहेगा
ईयरली कैलकुलेशन ही हम करेंगे, लेकिन इसमें जो समय दिया रहेगा वो कंप्लीट ईयर के रूप में नहीं दिया रहता है, यानी कि पूर्ण वर्ष के रूप में नहीं दिया रहता है। बोलने का तात्पर्य यह है कि समय को 1/1/2 वर्ष दे देगा या 2 वर्ष 3 माह दे देगा। तो इस तरीके के प्रश्न यदि आ गए, इस तरीके की गणना वार्षिक है लेकिन समय दिया है कंप्लीट वर्ष के रूप में नहीं, 1.5 वर्ष 2 वर्ष 18 माह या 1/1/2 वर्ष या 2 वर्ष 3 माह, इस तरीके का प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम मुख्यतः इन 4 तरह के प्रश्नों को लेकर के आज डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वार्षिक गणना पर आधारित प्रश्न। आप लोग हेडिंग डालना चाहें तो डाल लें कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में यानी कि सावधि जमा खाते में जब वार्षिक गणना पर आधारित प्रश्न आएगा तो हम उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से उसको बनाएंगे। तो इसके लिए हमको एक प्रश्न लेना होगा, क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद ही हम इसको ठीक तरीके से डील कर पाएंगे या समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन को शॉर्टकट में मैं लिखवा रहा हूँ, आप उसको लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है। आंकड़े में बोर्ड में लिख दूंगा, आप उसको देख लें। क्वेश्चन है कि पंकज भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में 3 वर्षों के लिए 5 लाख रुपए सावधि जमा खाते में जमा करता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो पंकज को 3 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिखना चाहें तो क्वेश्चन लिख लें। मैं क्वेश्चन को यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। प्रश्न कहता है कि पंकज जो है मूलधन, जिसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना 5 लाख रुपए की धनराशि जमा करता है। उसके बाद जो ब्याज की दर है यानी कि रेट है, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 10% वार्षिक है। उसके बाद समय कितने वर्षों के लिए, यदि हम समय की बात करें तो वह 3 वर्ष के लिए जमा करता है, डिपॉजिट करता है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न है सावधि जमा खाते के लिए है, यानी कि FD करा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि पंकज जो है 5 लाख रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए फिक्स डिपॉजिट FD कराता है। अब आपको बताना है कि 3 वर्ष के पश्चात उसे जो पैसा रिटर्न होगा या जो मिलेगा बैंक की तरफ से वो कितना होगा, यानी कि सीधा सीधा हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जाम में आ जाएगा तो हम लिखेंगे हल। आगे लिखना है आपको, दिया है, क्या दिया है, मूलधन, और साथ में ब्रैकेट में आपको P लिख देना है, क्योंकि आगे P हम लिखेंगे तो समझ में आना चाहिए। मूलधन, मूलधन बराबर 5 लाख रुपए, दर बराबर, सॉरी यहाँ R लिखना है आपको, दर R बराबर 10% वार्षिक, और उसके बाद लिख देना है समय N बराबर 3 वर्ष। ऐसा आपको लिखना है इसमें, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे अतः 3 वर्ष पश्चात पंकज को प्राप्त मिश्र धन A बराबर, आगे लिख देंगे हम लोग, फॉर्मूले को लिखेंगे हम लोग, A बराबर P 1 प्लस R/100⁴ और इसी फॉर्मूले में फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। P के जगह पे हम सीधा सीधा लिख लेंगे 5 लाख रुपए, 1 प्लस R के जगह पे हम लिखेंगे 10% है तो 10 डिवाइडेड बाई 100, N के जगह पे 3 है तो हम लोग 3 लिख देंगे। उसके बाद आगे तो कैलकुलेशन है, हमको कैलकुलेट ही करना है। अब जानते हैं कि ये 0 इससे कट जाएगा, 1 0 से, यहाँ बचेगा 1/10, और इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे
ठीक है, कई लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत होता है तो मैं इसको इधर कैलकुलेट कर दे रहा हूँ शॉर्टकट में। ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 + 1/10। ठीक है, अभी पावर को मैं छोड़ के लिख रहा हूँ। तो 0 0 कैंसल आउट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये नीचे में सीधा सीधा हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं नीचे वाले का। नीचे में एलसीएम निकाले और नीचे से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से गुणा करते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 धन 1/10, इसको जोड़ना भर है। तो जब भी भिन्नों को जोड़ा जाता है तो नीचे वालों का एलसीएम निकाला जाता है, यानी कि ये उन दोनों का एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। अब इस एलसीएम को 10 और 1 के एलसीएम को पहले वाले भिन्न के हर से डिवाइड और ऊपर वाले भिन्न के अंश से गुणा करते हैं, मतलब सॉरी, पहले वाले भिन्न के हर से डिवाइड और पहले वाले अंश के मतलब भिन्न के अंश से गुणा करते हैं। तो यदि इससे डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा और 10 को 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। प्लस का साइन बीच में है तो प्लस। अब फिर से 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 11/10। तो भिन्नों को इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, या डायरेक्ट आप इन दोनों को जोड़ के ऊपर में लिख के /10 लिख सकते हो, हर बार ऐसा ही होता है। तो आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। 5 लाख इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/10, पावर में 3 है। अब पावर में 3 है तो यदि आपको 11 की घात में 3 यानी कि 11 का क्यूब याद होगा, यानी कि 1331 होता है, और इसका तो 1000 होगा। 3 शून्य इससे कट जाएगा, आगे बचेगा। इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 500 का मल्टीप्लाई इनके साथ होना है, तो 5 का मल्टीप्लाई मैं इससे कर लेता हूँ। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, एक जमा भी है, 5 एकम 5 और 1 6, 2 शून्य हम बढ़ा के लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। अब आगे हम नीचे में लिख देंगे कि अतः 3 वर्ष पश्चात पंकज को 6,65,500 रुपये प्राप्त होगा। ऐसा आपको लिख देना है, लास्ट में ये लिखना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि चेक करने वाला फाइनली इसी को देखता है कि आंसर सही है कि नहीं है। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एक तो सिंपल है, बहुत ही सरल है, मतलब जो फॉर्मूला रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला कंपाउंड जो मतलब अमाउंट है, उसका जो फॉर्मूला है उसी के आधार पर ये प्रश्न बन जाते हैं आसानी से, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे बुक वगैरह में, ठीक है, खास करके 10th क्लास का जो बुक रहता है सीजी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का, दोनों में आपको मिल जाएगा। तो उसके प्रश्नों को लेकर के आप प्रैक्टिस करें, या फिर आदर्श अग्रवाल एसडी यादव वगैरह में भी मिल जाएगा, उनके प्रश्नों को भी आप अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो वार्षिक गणना वाला प्रश्न है बहुत ही आसान है, वो बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद दूसरे तरह का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि छमाही गणना, यदि हमको छमाही गणना दिया गया है तब की स्थिति में हम कैसे करें, हाफ ईयरली कैलकुलेशन हमको करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसके लिए भी ले लेते हैं, उसके बाद आसानी से ये बन पाएगा और समझ में भी आएगा। तो एक प्रश्न है कि निखिल ग्रामीण बैंक में 1 वर्ष 6 माह के लिए 10,000 रुपये सावधि जमा खाते में जमा करता है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष हो तथा उसका संयोजन यानी कि कैलकुलेशन अर्धवार्षिक हो, यानी कि वही छमाही, तो निखिल के सावधि जमा खाते में परिपक्वता की राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइनली उसको कितना लास्ट में मिलेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिखना चाहूंगा, लिख देता हूं कि निखिल ने 10,000 रुपये, यानी कि जो मूलधन है प्रिंसिपल, वो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ही जमा किया है। वो 10,000 रुपये की राशि किस दर पर, 8% वार्षिक दर पर,
या इसको मैं ऐसे लिखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8% वार्षिक, और उसके बाद जो समय दिया गया है वो 1 वर्ष 6 माह दिया है। समय अभी यहां टी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वो बताऊंगा मैं। 1 वर्ष 6 माह इतना दिया गया है, हमको निकालना है उसमें क्या, मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो ये जो छमाही गणना वाला प्रश्न है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है मैं उसको समझा रहा हूं आपको, इत्मीनान से समझना है, फिर तिमाही गणना वाले प्रश्नों में कोई भी समस्या नहीं होगा। तो जब भी हम तिमाही गणना करें या छमाही गणना करें, यानी कि इस तरह का प्रश्न आ जाए, वार्षिक गणना वाला ना करके छमाही गणना या तिमाही गणना वाला प्रश्न आए, तो तब आपको ध्यान रखना है कि जो दर दिया रहता है वो हमेशा वार्षिक दर दिया रहता है। तो इस तरह के प्रश्नों में रेट जो भी दिया रहेगा वो भी बदलेगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो समय दिया रहेगा वो भी बदलेगा, यानी कि जो क्वेश्चन में रेट दिया रहे उस रेट का हम यूज नहीं करेंगे, ना ही जो समय दिया रहेगा n के जगह पे उसको लिखेंगे। ठीक है, एक चीज इसमें और समझाना मैं ये चाहूंगा, दोनों को बदलेंगे, अभी कैसा बदलना है वो बताऊंगा मैं। हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 + r/100 टू द पावर n। तो ये जो n होता है, ये n एक्चुअल में समय नहीं होता, हालांकि प्रश्नों को बनाते समय ये मान के चलते हैं कि ये समय ही है, ये समय नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ध्यान रखना है, जैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ जो T है वो समय है और ये समय वर्ष के रूप में रहता है। ठीक है, तो जब साधारण ब्याज के फॉर्मूले में P बराबर मूलधन, R बराबर दर और T बराबर समय है, तो वही चक्रवृद्धि मिश्र धन वाले फॉर्मूले में P बराबर मूलधन, R बराबर दर, तो यहाँ समय जब n लिखना था तो उसके जगह पे T लिख दिया रहता फॉर्मूले में। n ना लिखने मतलब सॉरी T ना लिखने n लिखने का कुछ तो वजह होगा, तो उसका रीजन है कि जो n है एक्चुअल में समय नहीं है। ठीक है, और किस तरीके से समय नहीं है उसका मतलब मैं बता रहा हूं अभी। जैसे गणना की बात करें हम, क्वेश्चन में दिया गया है गणना छमाही, तो इस छमाही गणना का मतलब क्या होता है? छमाही गणना का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति उधार दिया है या बैंक में हम पैसा डिपॉजिट किए हैं, तो छमाही गणना का मतलब होता है 6 महीने में हम एक बार हिसाब किताब करके ब्याज निकाल लेंगे और 6 महीने के बाद जो भी इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट का आगे 6 महीने में फिर से इंटरेस्ट बनेगा। यानी कि छमाही गणना का मतलब होता है 6 महीने में एक बार कैलकुलेट करके हम इंटरेस्ट निकालें और उस इंटरेस्ट का अगले 6 महीने में फिर से इंटरेस्ट निकालें। जबकि वार्षिक गणना का मतलब होता है कि हम साल भर में एक बार कैलकुलेट करें और उस साल भर में एक बार जो इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट अगले वर्ष सीधा बनेगा। तो छमाही गणना उधार देने वाले के लिए, जो उधार देता है उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। यानी कि यदि हम पैसे डिपॉजिट बैंक में किए हैं और छमाही गणना हो रहा है या तिमाही गणना हो रहा है तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने में जो ब्याज बनेगा उसका अगले 6 महीने में फिर से ब्याज बन जाएगा, और वार्षिक गणना में तो एक साल में जो ब्याज बनेगा फिर अगले साल उसका ब्याज का ब्याज बनता है। तो छमाही गणना यदि बैंक दे रहा है या तिमाही गणना हो रहा है तो उस स्थिति में हमारे लिए वो फायदेमंद होता है। तो छमाही जब गणना हमको करना है तो n का मतलब समय ना होकर के सीधा सीधा होता है कि कितने बार हम कैलकुलेशन किए हैं, कितने बार हम गणना किए हैं वो हमको लिखना है। अब देखो यहां समय कितना दिया है, समय दिया है 1 वर्ष 6 माह। इस 1 वर्ष 6 माह का सीधा सीधा मतलब मैं लिख सकता हूं क्या 18 माह। 1 वर्ष 6 माह को हम 18 माह लिख सकते हैं। अब देखो जब गणना हम 6 महीने में एक बार करेंगे तो टोटल 18 महीने में कितने बार गणना हो जाएगा, तो 6 महीने में एक एक बार गणना के हिसाब से कुल हम 3 बार गणना करेंगे। तो यहाँ जो n का वैल्यू होगा
वो 3 होगा। यानी कि फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, कभी भी छमाही गणना यानी कि हाफ ईयरली कैलकुलेशन दिया हो या क्वार्टरली कैलकुलेशन दिया हो, तो इस स्थिति में यानी कि तिमाही गणना 4 माह में भी गणना होता है, तो तिमाही गणना या छमाही गणना दिया है तो तब की स्थिति में जो n का वैल्यू होता है वो समय ना होकर के टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशन होता है कि आखिर उस दिए गए पीरियड में कितनी बार गणना हम कर रहे हैं, कितने बार कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि आगे हम कैसे इस तरीके से बनाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो तिमाही गणना और छमाही गणना में रेट भी बदलेगा, समय भी बदलेगा। ठीक, तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है मूलधन P बराबर 10,000 रुपए। उसके बाद लिखेंगे हम लोग वार्षिक दर रेट बराबर 8%। चूंकि हम एक साल में गणना नहीं कर रहे हैं, अतः छमाही दर निकालना पड़ेगा हमको। तो छमाही दर R बराबर आप लिख सकते हो 8/2 यानी कि 4%। ठीक है, वार्षिक दर दिया गया है, वार्षिक दर दिया है 8%। हमको छमाही दर निकालना है क्योंकि 6 महीना में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो यूज का रहेगा, काम का रहेगा, ये रहेगा 4%। ऐसा आपको लिखना है। उसके बाद आगे लिखना है समय T बराबर 1 वर्ष 6 माह बराबर लिख सकते हो आप 18 माह। अतः n बराबर 18/6 यानी कि 3, क्योंकि कितने बार गणना करेंगे हम दिए गए समयावधि में वो होता है n का मान, तो n बराबर 3 होगा। ठीक है, आगे हम लिखेंगे चक्रविधि मिश्र धन बराबर P 1 + R/100 टू द पावर n। P की जगह पे कितना है, 10,000 रुपये डिपॉजिट किया गया है। 1 + R के जगह पे कितना है, R के जगह पे 4 है क्योंकि छमाही गणना है। n के जगह पे 3 है। यहां तक समझ में आ गया। आगे यदि हम देखें तो ये तो 10,000 का 10,000 रहेगा। उसके बाद इसको यदि हम कैंसल आउट करेंगे तो 4 से घटाएंगे तो 1/25 आ जाएगा, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 26/25 की घात में 3, ये हो जाएगा। आगे हम कैलकुलेट करेंगे 10,000 गुणित पावर में 3 है तो 3 बार तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 26 गुणित 26 गुणित 26/25 गुणित 25 गुणित 25। इसको बस कैलकुलेशन अब इसमें बाकी है, ये कह सकते हैं। आगे मैं इधर कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 25 से एक बार हम इसको कटाएंगे तो 25 चौक 100, इसमें 400 बचा। 25 से फिर इसको कटाएंगे तो 25 चौक 4 और 4 चौके 16, इसमें बच जाएगा 16। ठीक है, इधर नीचे में बचा है 25, ऊपर में 16, 26 गुणित 26 गुणित 26 3 बार हमको करना पड़ेगा। तो 26 का 2 बार मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं, 16 गुणित 16 ऊपर में बाकी है तो 676 होता है गुणित 26/25। इतने को और कैलकुलेट करना बाकी है। तो मैं 26 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, रफ में आपको कर लेना है। ठीक है, अगर रफ में जगह वहाँ ना भी मिले, हालांकि मिलता है, पेंसिल और मतलब रबर लेके जाएं, वहाँ कैलकुलेट कर लें रफ टाइप का और उसमें फिर मिटा दें। ये तो कर ही सकते हैं आप। मैं इधर कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। 676 का गुणा 26 से पहले करेंगे हम लोग, तो 6 छक्का 36 जमा 3, 7 छक्के 42 और 3 45, 45 जमा 4
ठीक है, 6 छक्का 36, 36 और 4 40, 6 दूनी 12 जमा 1, ठीक है, 7 दूनी 14, 1 15, 5 जमा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। यहाँ लिख लेंगे, जोड़ लेंगे 6, 5 और 2 7, 5 का 5, 4 और 3 7, इतना। यानी कि 676 गुणित 26 करेंगे तो 17,576 आएगा। अब 17,576 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,576 गुणित 16, पहले 6 से मैं कर लेता हूँ फिर 1 से कर लेंगे। 6 छक्का 36 का 6 जमा 3, 7 छक्के 42, 42 और 3 45, 45 जमा 4, ठीक है, और 6 पंचे 30, 30 और 4 34 का 4 जमा 3, और 7 छक्के 42, 42 और 3 45, 45 का 5 जमा 4, और 6 कम 6, 6 और 4 10। 1 से अभी भी बाकी है मल्टीप्लाई करना, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे 6, 6 5 11 का 1, 7 और 4 11, 11 1 12, 12 का 2 जमा 1, 5 5 10, 10 1 11 का 1 जमा 1, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। यानी कि हो गया, ये कितना हो गया, 2,28,216। इतने का कैलकुलेशन ऊपर में मल्टीप्लाई किए हैं तो मैं इधर लिख दे रहा हूं उसको, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो आया है 2,81,216, नीचे में अभी भी बाकी है 25। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लो उसको रफ में कि 2,8,1,2,1,6 को यदि मैं किससे डिवाइड करता हूं, 25 से। ये रफ में आपको करना ही पड़ेगा, या थोड़ा जगह मैं इधर कर लेता हूं। 2,8,1,2,6 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 से एक बार डिवाइड हो जाएगा, 25 से कम 25 बचा इसमें 3, 1 हो गया, 25 से कम 25 बचा इसमें 6, 2 उतारेंगे, 25 दूनी 50 बचा इसमें 12, 1 उतारेंगे, 121 हो गया, फिर 25 चौक 100 बचा इसमें कितना 21, नीचे मेरे ख्याल से दिखाई नहीं देगा आपको, फिर बच गया 21, तो 21 में 6 में यहाँ लिख ले रहा हूँ, यहाँ बचा है 21, अब 21 में मैं 6 लाऊंगा फिर यहाँ, ठीक है, अब 25 8 200 ये हो जाएगा, बचा इसमें 16, पॉइंट लगाऊंगा 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, 25 छक्के 150 बच जाएगा इसमें 10, अब इसमें 0 बढ़ाऊंगा तो 25 चौक 100 पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11248.64। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि समयावधि कंप्लीट होने के बाद जो धनराशि मिलेगी वो कितना होगा, 11,248 रुपये 64 पैसे। तो आपको लास्ट में लिखना है कि अतः जो भी नाम है क्वेश्चन में, निखिल को 1 वर्ष 6 महीने पश्चात 11,248.64 या 64 पैसे या रुपए प्राप्त होंगे, ऐसा आपको लास्ट में लिखना है। तो आपको ध्यान रहे कि छमाही गणना में इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट आपको करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन से आप नहीं भाग सकते, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेट आपको करना ही पड़ता है, और जो आंसर आता है मैक्सिमम टाइम मैं देखा हूं एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं वो पॉइंट में ही आता है, तो आप कैलकुलेशन से नहीं भाग सकते। तो जब भी छमाही गणना की बात आएगी तो छमाही गणना में आपको 2 ही चीजें ध्यान रखना है कि जो वार्षिक दर दिया गया है उसको किस तरीके से तिमाही में अथवा छमाही गणना में उसके रेट में कन्वर्ट करना है, पहला चीज ये। दूसरा नंबर, जो समय दिया रहता है तो उस समय के आधार पर किस तरीके से हम n का मान निकालेंगे। तो इन दोनों ही चीजों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो छमाही और तिमाही गणने वाले जो प्रश्न है वो आसानी से आपसे बन जाएंगे, किसी प्रकार का कोई भी असुविधा नहीं होगा। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप एक बार पॉज करके या रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो तिमाही गणना को लेकर है, कि तिमाही गणने वाले जो प्रश्न आएंगे
उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं रैंडमली। एक क्वेश्चन है कि राम ने स्टेट बैंक की एक शाखा में 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6,25,000 रुपए सावधि जमा खाते में जमा किया। यदि ब्याज की गणना तिमाही हो तो नियत तिथि के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी। ठीक है, ये तिमाही गणना वाला क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, जैसे लिखते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है कि राम ने स्टेट बैंक की एक शाखा में जो मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है 6,25,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद जो ब्याज की दर है, दर वो भी दिया है वार्षिक दर 8% वार्षिक, और समय दिया है 1 वर्ष, यानी कि समय है, समय को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे 1 वर्ष। हमको नियत तिथि के पश्चात यानी कि 1 वर्ष के पश्चात राम को कितना पैसा रिफंड होगा, वापस होगा, वो हमको इसमें निकालना है। ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन ही निकालना है मोटे तौर पर। तो हम देखें हल, तो हम सबसे पहले वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। मूलधन बराबर सीधा सीधा इसमें, हाँ एक चीज लिखना भूल गया मैं, दिया है लिखना है, दिया है मूलधन बराबर 6,25,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद यहां लिखना है आपको दर आर बराबर 8% वार्षिक दिया है, अतः तिमाही दर आर बराबर, चूंकि ये जो दर है 8% वो किस तरीके का है, वो वार्षिक दर है। यदि गणना हमको वार्षिक करना रहता तब ये काम आता। अब हमको चूंकि 3 माह में एक बार गणना करना है तो ये दर काम नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, तिमाही दर में जो वार्षिक दर है, तिमाही दर निकालना है तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 12 महीने में 3-3 माह के 4 पेयर बनेंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 4 बार 3-3 माह बनेंगे। तो इसीलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे और हमारा दर आ जाएगा 2% तिमाही। ये तिमाही दर हो गया, इस रेट का यूज करेंगे हम अब। उसके बाद आगे हम लिख लेंगे, ये भी दिया है कि समय बराबर कितना, 1 वर्ष बराबर लिख सकते हैं हम लोग 12 माह, माह में हमको कन्वर्ट करना ही रहता है, बराबर। अब आगे हम लिख सकते हैं n बराबर 12 बटे, चूंकि 3 माह में एक बार गणना करना पड़ रहा है तो कितने बार गणना करेंगे हम लोग, 4 बार, या n बराबर सीधा सीधा 4 आप लिख सकते हो। अब आगे सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, अतः मिश्र धन बराबर मिश्र धन ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 टू दी पावर n। P का मान कितना है, 6,25,000। उसके बाद 1 प्लस आर का मान कितना है, 2/100, पावर में 4 है, 6,25,000। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो नीचे में 50 एक जोड़ेंगे तो 51, यानी कि हम लिख सकते हैं 51 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 50 टू द पावर 4। ठीक है, आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 600 मतलब 6,25,000 मल्टीप्लाई 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैंसल आउट करते हैं तो 3 जीरो तो हम काट लेते हैं यहां से। उसके बाद देखेंगे हम लोग 5 बचे 25, 25 बचे 125 और 125 बचे 625 होता है, तो ये पूरा कट जाएगा। अब ये पूरा कट गया मतलब पूरा ही कट गया, नीचे में बस ये 5 भी कट गया, लेकिन 1 जीरो अभी भी बाकी। बोलने का मतलब ये कितना हो गया, 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 10।
अब आगे 51 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 10 कर देना है, ठीक है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो मैं उसको कैलकुलेट कर लेता हूं। 51 का 2 बार पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 151 तो ऐसा ही हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब ये हो जाएगा 1, 5 और 5 10 का शून्य, हासिल 1 6 2, यानी कि 51 का 2 बार गुणा करोगे तो 2000 मतलब 601 आता है, और 51 का 4 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, आप चेक कर लो क्या दिक्कत है। तो मैं यहाँ कर ले रहा हूँ 2601, 2601, ये हो जाएगा 1062, एक बार क्रॉस, फिर उसके बाद 0 0 0 0, 2 बार क्रॉस, 6 1 जा 6 0, 6 छक्का 36 का 6 जमा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 3 बार क्रॉस करेंगे, उसके बाद 2 का 2, शून्य का शून्य, 6 दूनी 12 का 2 और जमा 1, 2 दूनी 4 1 5, इसको जोड़ लेंगे 1 0, 6 दूनी 12 का 2, 2 और 2 4 और 1 5, 6 5 और 2 7 और 1 6, यानी कि इसको कैलकुलेट करने पर आया है 6 लाख या 67 लाख है, 67,65,201/10, 10 अभी भी मौजूद है उसमें। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो 6765220.1, ये जीरो की वजह से उधर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रिफंड होगा उसको 6,76,520.1 रुपए उसको क्या हो जाएगा, मिलेगा। तो ये हो जाएगा उसका फाइनली आंसर। लास्ट में आपको लिखना है कि 6,76,520.1 रुपए समय अवधि यानी कि नियत तिथि के पश्चात उसको वापस होगा। तो तिमाही गणना में भी वही है, आपको ध्यान क्या रखना है, तिमाही गणना में आपको ध्यान रखना है कि दर को किस तरीके से बदलेंगे। ध्यान रखना है 4 से डिवाइड करते हैं दर को बदलने के लिए, ठीक है, और उसके बाद समय को भी किस तरीके से बदलेंगे, एन का मान किस तरीके से निकालेंगे, और कैलकुलेट करके हमको आंसर निकाल लेना है। तो ये हो गया तिमाही दर वाला क्वेश्चन। अब जो हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला तो वार्षिक गणना, दूसरा छमाही गणना, तीसरा तिमाही गणना। अब चौथा और अंतिम हम देखेंगे कि यदि वार्षिक गणना ही क्वेश्चन में दिया है, लेकिन वार्षिक गणना दिया है और समय को जो पूर्ण वर्ष के रूप में न दे करके किसमें दिया है कि वो मिश्र भिन्न के रूप में दिया है, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट फ्रैक्शन में नहीं दिया है उसको, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन को फिर बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन है कि मोहन ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की एक शाखा में 2 वर्ष 6 माह के लिए 8,000 रुपए की सावधि जमा खाते में जमा किया। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तथा ब्याज की गणना वार्षिक ही हो तो समयावधि के पश्चात राम को प्राप्त परिपक्वता राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है कि अब वार्षिक गणना ही है, आपको ध्यान रहे, मतलब आप ध्यान रखें इस बात का, वार्षिक गणना ही है, समय जो है पूर्ण वर्ष के रूप में नहीं दिया है। तो जो मूलधन हमको दिया है प्रिंसिपल वो दिया है 8,000 रुपए, उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो 20% दिया है, और ये वार्षिक ही है, गणना भी हमको वार्षिक करनी है। जो समय दिया गया है वो समय दिया है 2 वर्ष 6 माह। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग प्री में भी देखते होंगे, आता है, और व्यापम के क्वेश्चंस में भी आ जाता है, मतलब व्यापम के एग्जाम्स में भी आ जाता है। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग हल में वही सारी चीजें मेंशन करना है जो क्वेश्चन में दिया है। मूलधन P बराबर 8,000 रुपए, दर R बराबर 20% वार्षिक, समय को चाहे तो अभी T लिख सकते हैं या N भी लिख सकते हैं,
क्योंकि गणना इसमें वार्षिक ही करना है, 6 वर्ष, 2 वर्ष 6 माह। अभी टी लिख के अलग से एन निकालने की जरूरत नहीं है। एन का मान तभी हम अलग से निकालते हैं जब छमाही गणना या तिमाही गणना दिया रहता है। तो ये आगे हम यदि कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे अतः चक्रविधि मिश्र धन ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। यदि यह प्रश्न अधिक अंकों के लिए दिया गया है तो तब आप क्या करेंगे, 8,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से सिर्फ 2 वर्षों का चक्रविधि ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर चक्रविधि ब्याज यानी कि चक्रविधि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से आपको समझना है। 2 मेथड है। अच्छा, पहले इस मेथड पे हम लोग बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी चर्चा करते हैं। तो आगे ए बराबर मैं लिखूंगा, ए बराबर पी कितना है, 8,000 है। 1 प्लस आर का मान कितना है, 20/100। पावर में 2 वर्ष 6 माह को क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 सही 1/2 माह, या सॉरी वर्ष, 2.5 वर्ष। और क्या इसी को मैं लिख सकता हूं 3/2 वर्ष, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। हालांकि हम यहां ऐसा लिखेंगे 2 सही 1/2 एन के जगह पे। अब आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000, ये 20×5 100 यानी कि 6/5, और 6/5 की घात में 2 लिख लें। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 6/5 की घात में 2, और ये जो आधा है उसको हम अलग से लिखेंगे, या इसको 6/5 ही लिखेंगे हम लोग, 6/5 की घात में 1/2, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। या अच्छा 1 मिनट, इसको पहले ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखना है, सॉरी, आपको ध्यान रखना है, यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई 1/2 करना है। जो भी पावर में रहता है उस पावर को अंदर में, यानी कि भिन्न के रूप में, इसको आपको ध्यान रखना है, स्पेशली इसको ध्यान रखना है। गड़बड़ यही होता है कि जो भी पावर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया है, यानी कि 2 धन 1/2 वर्ष लिख सकते हैं हम लोग, 2 वर्ष और आधा वर्ष, तो कंप्लीट ईयर को तो पावर में ही लिखना है। जो फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है उसको अंदर मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है, और सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। उन दोनों को पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बॉडमास के फॉर्मूले के मतलब हिसाब से ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 8,000 गुणित 6 छक्के 36 और 5 बचे 25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 इससे कट जाएगा 10, ये 0 इससे कट जाएगा, यानी कि 11/10 बचेगा उसमें। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो 25 से यदि मैं इसको कटा देता हूं 800, तो क्या मैं इसको इजी कैलकुलेशन के लिए ऐसा लिख सकता हूं कि 100 गुणित 80, क्योंकि इसका मतलब ही 8,000 हो जाएगा। और 25 से यदि घटाऊंगा इसको, ताकि आसान हो, मैं इसलिए घटा रहा हूँ, 25 चौक 100 और 8 चौके 32, 320 आ गया। 1 0 इस 0 से मैं कटा दूंगा, यानी कि ऊपर में फाइनली मेरे पास बचा है 32। 25 से इसको कटाएंगे तो 320 आएगा, 1 0 कटाएंगे 32 आ जाएगा, 36 गुणित 11। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इधर मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। तो पहले हम लोग 32 और 36 को कैलकुलेट कर ले रहे हैं रफली। तो 6 दूनी 12 का 2 जमा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 तिया 18 का 8 जमा 1, 3 तिया 9 और 1 10, ये हो गया 2, 8 7 15 का 5 1, और ये हो जाएगा 1, 1152। और 1152 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 11 दूनी 22 का 2 जमा 2, 11 पचे 55 और 2 57 का 7 जमा 5, 11 एकम 11, 11 और 5 हो जाएगा 16 का 6, हासिल 11 एकम 11 और 1 12। यानी कि इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो हमारा फाइनली आंसर आ रहा है 12,672। नीचे में हम लिख देंगे कि अतः किसको, मोहन को कितने वर्ष पश्चात, 2 वर्ष 6 माह पश्चात
यदि 20% वार्षिक ब्याज की दर से वह 8,000 रुपये जमा किया था तो तब की स्थिति में उसे परिपक्वता जो राशि मिलेगी 12,672 रुपये मिलेगी, यानी कि 4,672 रुपये उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कभी कभी ब्याज ही पूछ देता है, तो ब्याज यदि पूछेगा तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मूलधन को हम इसमें माइनस कर देंगे जो कि 8,000 रुपये उसके द्वारा जमा किया गया था, तो बचेगा 4,672। तो ये 4,672 कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, और इन दोनों को जोड़ के मिला है ये अमाउंट। तो यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो मिश्र धन में मूलधन को माइनस करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, एक तरीका और जिसकी मैं बात कर रहा था कि यदि अधिक अंकों का पूछेगा, हालांकि ये भी सफिशिएंट है, इतना बनाएंगे तो आप पर्याप्त नंबर इसमें मिल ही जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंकों का पूछेगा, 4 अंकों के अंतर्गत यदि 10 अंकों का भी पूछेगा तो उसमें 2 प्रश्न रहेंगे 5-5 के, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी एक प्रश्न को 10 अंकों का पूछेगा। तो 4 अंकों के लिए इतना लिखना सफिशिएंट है, नंबर मिल जाएगा। और मैथ्स की तो खासियत ही ऐसा है कि यदि जितना शब्द दिया है, शब्द सीमा, उसमें पूरा पूरा नहीं भी लिखेंगे और आपका आंसर आ भी जाता है, तब की स्थिति में नंबर हमको मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए 4 तरह के प्रश्न कि सावधि जमा खाते में किस तरीके से ब्याज की गणना की जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग 4 तरह के प्रश्न देखे। पहला जो क्वेश्चन था वार्षिक गणना था, दूसरा क्वेश्चन था छमाही गणना, तीसरा क्वेश्चन था तिमाही गणना, और चौथा जो प्रश्न था वार्षिक गणना ही था, लेकिन समय उसमें कंप्लीट ईयर के रूप में नहीं दिया था, इस तरह का प्रश्न है। तो ये चारों तरह के प्रश्नों को यदि अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लें और बना लें नोट्स बना के, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर प्रश्न आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और उठपटांग तरह के प्रश्न इसमें पूछे भी नहीं जाते। चक्रवृद्धि ब्याज के जैसे पर्टिकुलर चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर है, उसमें जिस तरह के प्रश्न होते हैं, इसमें उस तरह का प्रश्न नहीं आता। सीधा सीधा ब्याज की गणना करने के लिए या मिश्र धन निकालने के लिए पूछता है इसमें एग्जाम में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आवर्ती जमा खाते में किस तरीके से ब्याज की गणना की जाती है। फिर उसका बैंकिंग वाला जो हमारा ये पोर्शन है पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।